गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए जल्दी से आ जाइए सभी लोग, फिर स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। तो एक बार जल्दी से मुझे बताइएगा, पिछली क्लास तक अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। बाकी आज की कहानी की करते हैं फिर शुरुआत। स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए मेरी तरफ से सब कुछ बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे। तो लोग के ठीक है। चलिए तो बच्चे आज हम जो बात करने वाले हैं, ठीक है, बेसिकली आज हम केस हार्डनिंग की बात करने वाले हैं। और शायद पिछली क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन किए थे। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हम स्टार्ट कर चुके हैं। एनलिंग, नॉर्मलाइजिंग, हार्डनिंग एंड टेम्परिंग, ये सारे पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? चलिए तो आज बच्चे हम बात करेंगे बेसिकली केस हार्डनिंग की। ठीक है, केस हार्डनिंग आप समझ ही गए होंगे। देखिए यहां पर जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस हम करने वाले हैं, ठीक है, कुछ इस तरह की प्रोसेस हम करेंगे ताकि जो वर्कपीस है, जो कंपोनेंट है, इसकी आउटर सरफेस को ही हम क्या करें, हार्ड करें। इससे पहले के जो हमने प्रोसेसेस देखी हैं, ठीक है, जैसे हमने सिंपल हार्डनिंग की बात की, तो हार्डनिंग में हमने ये नहीं कहा कि हम सिर्फ और सिर्फ उसके आउटर सरफेस को हार्ड करने की बात करते हैं। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है कि जब आप हार्डनिंग प्रोसेस करते हैं तो आउटर सरफेस की हार्डनेस ज्यादा रहती है और अंदर की तरफ, क्योंकि कूलिंग रेट जो था वो कम था, ठीक है, अंदर की तरफ हार्डनेस कम रहती है। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहां पर हम कुछ ऐसा करने वाले हैं, यहां पर हम ऐसी प्रोसेस इस्तेमाल करने वाले हैं ताकि हम किसी वर्कपीस की, किसी ऑब्जेक्ट की सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस को ही हार्ड करें। ठीक है, तो केस हार्डनिंग जब हम करेंगे, यहां पर बेसिकली आउटर सरफेस हार्ड होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, केस बोलते हैं। और जो अंदर का पार्ट है, ठीक है, जो इनसाइड मटेरियल है, ये कैसा रहने वाला है, इसकी टफनेस ज्यादा रहने वाली है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसको कोर बोला जाता है। ठीक है, तो बाहर का जो वर्कपीस है, ठीक है, बाहर की सतह जो आपको दिख रही है, मान लिया ये है, ठीक है, मेरे पास ये कोई वर्कपीस हो गया। अगर मैं इसकी आउटर सरफेस की बात करूंगा, ठीक है, अगर मैं इसकी पूरे आउटर सरफेस की बात करूंगा तो इसकी हार्डनेस हम इंक्रीज करेंगे, तो इसे हम बोलते हैं केस। बाहर की सरफेस कैसी है, हार्ड है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, केस। और जो अंदर का इसका हिस्सा है वो कैसा है, रिलेटिवली कैसा रहने वाला है, ये आपका टफ रहने वाला है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोर। तो केस हार्डनिंग में बाहर वाली जो सरफेस है, इसको हम क्या बोलेंगे, केस बोलेंगे। और जो इसके अंदर है, ठीक है, जो इसके इनसाइड है, इसको हम कोर बोलेंगे। और ये कैसी रहने वाली है, ये टफ रहने वाली है, यानी कि इसकी टफनेस ज्यादा होगी। कोई वर्कपीस हमारे पास है, कोई ऑब्जेक्ट हमारे पास है, इसका आउटर वाला हिस्सा जितना भी है, इसकी हार्डनेस ज्यादा होगी, और जो इसके अंदर वाला है, ठीक है, इसकी टफनेस ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो यहां पर कुछ इस तरह की कंट्रोल्ड प्रोसेस हम करने वाले हैं ताकि एक पर्टिकुलर डेप्थ तक ही, ठीक है, जितना भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग ही एक पर्टिकुलर डेप्थ तक ही हम जो बाहर वाली सरफेस है इसे ही ऐड करें, अंदर वाली के साथ छेड़छाड़ हम नहीं करते। ठीक है, एक बार ध्यान से समझिएगा क्या है। तो देखिए बच्चे, यहां पर क्या करने वाले हैं हम लोग, मान लीजिए ये कोई वर्कपीस हमारे पास, तो यहां पर हम कुछ इस तरह की प्रोसेस लेने वाले हैं ताकि इसकी ये बाहर वाली सरफेस है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डेप्थ तक क्या कर सके, इसकी हार्डनेस को इंक्रीज कर सके। इस तरह की प्रोसेस का सिलेक्शन हम करेंगे
मान लिया मैंने कहा कि मैंने सिर्फ इतनी डेप्थ तक ही, मैंने कहा कि ये टी डेप्थ है, ठीक है, और टी डेप्थ तक ही मैंने क्या कर दिया, इसकी आउटर सरफेस को हार्ड कर दिया है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जिसको हम केस बोल रहे हैं, ठीक है, इसे हम क्या कह रहे हैं, केस। और इसकी हार्डनेस कैसी रहने वाली है, इसकी हार्डनेस ज्यादा रहने वाली है। अगर अंदर वाले हिस्से की हम बात करेंगे तो इसको हम बोल रहे हैं कोर, कोर, और कोर की टफनेस ज्यादा रहने। तो ये आपकी होती है केस हार्डनिंग। अब बात आती है कि केस हार्डनिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। तो बच्चे हार्डनेस इंक्रीज करने के यहाँ पर दो तरीके हमारे पास हैं, ठीक है। क्या क्या तरीके हो सकते हैं, देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम कार्बन एटम इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, कार्बन एटम इंक्रीज करने से भी हार्डनेस क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की प्रोसेस हम लेने वाले हैं जिससे वर्क पीस की बाहर वाली सरफेस पर हम नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज कर सकें, ठीक है, और जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर होगा इसमें कार्बन एटम जाकर लॉक हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंपल अगर हम आयरन की बात करें, ठीक है, तो आयरन का साइज कार्बन से कैसा होता है, बड़ा होता है, और मैंने कहा कि इस तरह से आयरन एटम क्या थे, अरेंज थे, ठीक है। आयरन कैसा होता है, साइज में बड़ा होगा, और अगर हम कार्बन की बात करेंगे, कार्बन साइज में छोटा रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की प्रोसेस हम करेंगे ताकि कार्बन रिच एनवायरनमेंट मिले और कार्बन एटम इस स्ट्रक्चर में जाकर लॉक हो जाए। कुछ इस तरह की प्रोसेस हम यूज करने वाले हैं, ठीक है, ताकि कार्बन रिच एटमॉस्फेयर मिले और कार्बन एटम जाकर इस स्ट्रक्चर में लॉक हो जाए, जिससे हार्डनेस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो केस हार्डनिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक सिंपल मैंने आपको बताया कि ये आपका केमिकल मेथड है, ठीक है, इससे हम क्या करते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम हम इंक्रीज कर सकते हैं, नाइट्रोजन से भी हम हार्डनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है केमिकल मेथड, यानी कि जो आपका ओरिजिनल स्ट्रक्चर था उसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम थे, ठीक है, उससे ज्यादा हम यहां पर लेकर आते हैं, जिससे हार्डनेस क्या करती है, इंक्रीज करती है। दूसरा आपका सिंपल वही मेथड है जिसमें मार्टनसाइट फॉर्मेशन होगी, और मार्टनसाइट के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। मार्टनसाइट कैसा होता है, ये आपका हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है, तो इससे भी हार्डनेस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो दो तरीके आपके पास हैं। एक सिंपल मैंने बताया कि केमिकल कंपोजिशन चेंज करके नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करके उसके केस पर, उसकी आउटर सरफेस पर, जिससे हार्डनेस इंक्रीज करती है। और दूसरा कोई ऐसा तरीका हम लेने वाले हैं जिससे मार्टनसाइट फॉर्मेशन होगी, और अगर मार्टनसाइट फॉर्मेशन होती है, मार्टनसाइट के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि एक हार्डेस्ट स्ट्रक्चर है जिससे हार्डनेस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये आपकी होती है केस हार्डनिंग। चलिए, तो एक एक करके सारे पॉइंट इसके बारे में समझ लेते हैं, रिलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो करते हैं शुरुआत फिर। चलिए, तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम बात करेंगे केस हार्डनिंग और सरफेस हीट ट्रीटमेंट। केस हार्डनिंग और सरफेस हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इसे केस हार्डनिंग हम क्यों करें, क्योंकि मैंने आपको बताया, क्योंकि यहां पर हम सिर्फ आउटर सरफेस को हार्ड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस तरह की प्रोसेस का हम सिलेक्शन करने वाले हैं जिससे हम सिर्फ और सिर्फ आउटर सरफेस को ही हार्ड कर सकें, ठीक है। आउटर सरफेस की हार्डनेस इंक्रीज करती है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसको केस बोला जाता है। और जो इसका कोर होगा, अंदर वाला जो हिस्सा होगा, इसकी टफनेस यहां पर ज्यादा रहने वाली है। तो केस हार्डनिंग और सरफेस हीट ट्रीटमेंट। चलिए, पहला पॉइंट इसमें देखिएगा, हार्ड सरफेसेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन रिलेटिवली सॉफ्ट कोर्स बाय सरफेस ट्रीटमेंट, ठीक है। जब हम केस हार्डनिंग की बात करते हैं या सरफेस हीट ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो जो आउटर सरफेस है ये कैसे रहने वाली है, ये हार्ड रहने वाली है, ठीक है। और जो अंदर वाला हिस्सा है ये कैसा रहने वाला है, ये सॉफ्ट रहने वाला है, यानी कि इसकी टफनेस ज्यादा रहने वाली है। हार्ड सरफेसेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन रिलेटिवली सॉफ्ट कोर्स बाय सरफेस ट्रीटमेंट, ठीक है। मान लीजिए ये हमारे पास कोई वर्क पीस है, हमने क्या किया, हमने इसकी आउटर सरफेस, ये वाला जो हिस्सा है, इसे क्या कर दिया है, इसे हार्ड कर दिया है, एक पर्टिकुलर डेप्थ तक इसे हार्ड किया है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, केस। और जो केस कैसा रहने वाला है, केस हार्ड रहने वाला है। और अंदर वाले हिस्से की बात करेंगे, कोर, ये कैसी रहेगी, अगर स्टार्टिंग में सॉफ्ट थी, ठीक है, तो ये सॉफ्ट ही रहने वाली है, या इसकी टफनेस ज्यादा रहने वाली है, ठीक है। रिलेटिवली वर्ड हम यूज कर रहे हैं। रिलेटिवली वर्ड का मतलब क्या होता है, यानी कि ये हार्ड है तो अंदर वाले हिस्से की हार्डनेस इससे कम रहने वाली है, ठीक है।
ऐसा नहीं है कि आप सीधे ही बोल दो कि यहाँ पर परलाइट फॉर्मेशन हो गई है, नहीं, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम एक वर्ड यहाँ पर यूज कर रहे हैं कि अगर आउटर वाला सरफेस कैसा है, हार्ड है, तो उसके कंपैरिजन में रिलेटिवली जो अंदर वाला हिस्सा है इसे हम क्या बोल रहे हैं, सॉफ्ट कोर बोल रहे हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए सेकंड पॉइंट देखिएगा, द पार्ट्स विच आर सब्जेक्टेड टू वियर एंड इम्पैक्ट आर हार्डन्ड बाय सरफेस ट्रीटमेंट। ठीक है बच्चे, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर हम पूरे के पूरे वर्कपीस को हार्ड करने की कोशिश करते हैं तो इससे क्या होता है, इसमें ब्रिटलनेस भी आ जाती है। ठीक है, अगर ब्रिटलनेस आएगी तो इसका फ्रैक्चर जल्दी हो जाएगा। ठीक है, इंपैक्ट लोड में इसका फ्रैक्चर जल्दी हो जाएगा, इंपैक्ट लोड बियर नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम इस तरह की कोशिश करते हैं ताकि ये इंपैक्ट लोड भी वियर कर सके। ठीक है, और साथ ही साथ सरफेस पर अगर वियर हो रहा है, सरफेस का अगर घिसाव हो रहा है, ठीक है, इस कंपोनेंट का यूज हम कुछ इस तरह से कर रहे हैं जहां पर इसके आउटर सरफेस के वियर होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, यानी कि इसका घिसाव ज्यादा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे कि आउटर वाली सरफेस को तो हमने क्या कर लिया है, हार्ड कर लिया है, जिससे क्या इंक्रीज करेगा, इसका वियर रेजिस्टेंट इंक्रीज करेगा। लेकिन अंदर वाली जो सॉफ्ट कोर है जिसकी टफनेस ज्यादा है, क्या करेगा, ये इंपैक्ट लोड को बियर करेगा। ठीक है, तो ऐसा करने से ये एडवांटेज हमें यहां पर मिलने वाली है। जो सेकंड पॉइंट है इसे बहुत अच्छे से ध्यान से देखिएगा, क्या कहता है, द पार्ट्स विच आर सब्जेक्टेड टू वियर। ठीक है, ऐसे कंपोनेंट, ऐसे हिस्से जिसका वियर होता है यानी कि घिसाव होता है। ठीक है, तो उसके केस को हमने कैसा कर लिया है, हार्ड कर लिया है। केस को क्या कर लिया है, हार्ड कर लिया, यानी कि आउटर सरफेस से हमने इसे हार्ड कर लिया है। ठीक है, और इसे हार्ड करने से वियर क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। साथ ही साथ अगर इस पर इंपैक्ट लोड लगता है तो इसका अंदर वाला हिस्सा कैसा है, सॉफ्ट है, यानी कि इसकी टफनेस ज्यादा है, और ये क्या करेगा, इंपैक्ट लोड में फ्रैक्चर नहीं होगा। ठीक है, तो दो एडवांटेज हमें यहां पर मिलते हैं। क्या, जो इसका आउटर सरफेस है कैसी है, हार्ड है। ठीक है, जिससे हमें वियर से छुटकारा मिला, जिससे हमें घिसाव से छुटकारा मिला। और अगर अंदर वाले हिस्से की बात करते हैं तो ये कैसा है, जिसे हम कोर बोल रहे हैं, कैसी है, सॉफ्ट है, यानी कि इसकी टफनेस ज्यादा है, और ये क्या कर सकती है, इंपैक्ट लोड को बियर कर सकती है। ठीक है, तो ये एडवांटेज आपको यहां पर मिलने वाला है। क्या कहता है, द पार्ट्स विच आर सब्जेक्टेड टू वियर एंड इम्पैक्ट आर हार्डन्ड बाय सरफेस ट्रीटमेंट। ठीक है, ऐसे कंपोनेंट जिस पर वियर और इंपैक्ट लोड दोनों ही होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें केस हार्डनिंग और सरफेस हीट ट्रीटमेंट द्वारा तैयार किया जाता है। तो अभी सेकंड पॉइंट आपको क्लियर हुआ या इसमें कोई कंफ्यूजन? The parts which are subjected to wear and impact are hardened by surface treatment. चलिए थर्ड पॉइंट देखिएगा, The hard surfaces has good wear resistance। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, सेम वही चीज लिखी हुई है। The hard surface has good wear resistance and the soft core has good toughness। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है कि जो हार्ड सरफेस होगी उससे क्या इंक्रीज करेगा, वियर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, और जो सॉफ्ट कोर है इसकी टफनेस ज्यादा होगी, और ये किससे हमें बचाएगा, इंपैक्ट लोड से हमें बचाएगा। The hard surface has good wear resistance and the soft core has good toughness। ठीक है, फोर्थ पॉइंट देखिएगा, A hard wear resistant surface called case। अभी मैंने आपको बताया जो बाहर वाली सरफेस है इसको हम क्या बोलते हैं, केस, और अंदर क्या है, रिलेटिवली सॉफ्ट, टफ इनसाइड इज कॉल्ड द कोर। ठीक है, बाहर वाले हिस्से को हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम केस बोल रहे हैं, और जो अंदर वाला हिस्सा है, अंदर वाला पार्ट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको कोर बोला जा रहा है। चलिए अब केस हार्डनिंग या सरफेस हीट ट्रीटमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं, तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका हमारे पास क्या है, केमिकल हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। ठीक है, देयर इज चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। क्या मैंने आपको बताया कि केस हार्डनिंग आपको करनी है या सरफेस हीट ट्रीटमेंट आपको करना है, तो आपके पास दो तरीके होते हैं। एक में आप क्या करोगे, केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर दोगे, और ये मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज करेंगे तो सरफेस की हार्डनेस क्या करती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन में बेसिकली हमारे पास तीन तरीके आ जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, एक हम यहां पर बात करते हैं कार्बोराइजिंग। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होता है, दूसरा हमारे पास होता है नाइट्राइडिंग। दूसरा हमारे पास यहां पर क्या है, नाइट्राइडिंग।
ठीक है, पहला क्या है कार्बोराइजिंग, दूसरे की अगर आप बात करोगे तो ये हमारे पास है नाइट्राइडिंग, और तीसरे की अगर आप बात करोगे तो ये हमारे पास क्या है साइनाइडिंग और कार्बोनाइट्राइडिंग। ठीक है, तो बेसिकली ये तीन मेथड हम पढ़ने वाले हैं केमिकल कंपोजिशन में। केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, केमिकल हीट ट्रीटमेंट में हम क्या करने वाले हैं, केमिकल कंपोजिशन को चेंज करने वाले हैं। ठीक है, कितने तरीके से कर सकते हैं, एक हमारे पास कार्बोराइजिंग होता है, एक हमारे पास इसमें नाइट्राइडिंग होता है, और एक हमारे पास इसमें साइनाइडिंग या कार्बोनाइट्राइडिंग होता है। ठीक है, सारे पॉइंट एक बार जल्दी से देख लो, किसी में अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ, बाकी चलते हैं फिर अगले पॉइंट की तरफ। ठीक है, केस हार्डनिंग और सरफेस हीट ट्रीटमेंट। चलिए, वेरी गुड, ऑल ओके, ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत खूब, ठीक। चलिए फिर आगे चलते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास क्या है, सरफेस हार्डनिंग ऑफ स्टील। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, देयर इज नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन, द कार्बन कंटेंट इज 0.35% और मोर। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ऐसे कंपोनेंट की हम हार्डनिंग करते हैं, ठीक है, केस हार्डनिंग करते हैं जिसमें ऑलरेडी कार्बन पहले से ही ज्यादा है। यहां पर क्या है, कार्बन कंटेंट पहले से ही ज्यादा रहेगा, 0.35% ये से ज्यादा रहने वाला है। ठीक है, और इसमें हमारे आते हैं फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक है, इसमें हम दो तरीके पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सा, पहला इसमें हम पढ़ेंगे फ्लेम हार्डनिंग, और दूसरा हम इसमें पढ़ने वाले हैं इंडक्शन हार्डनिंग। ठीक है, अगर केमिकल कंपोजिशन चेंज करके केस हार्डनिंग करने की हम बात करेंगे तो ये ऐसे कंपोनेंट पर बेसिकली हम करते हैं जिनमें पहले कार्बन कंटेंट कम है। ठीक है, कार्बन की जो कंपोजिशन है या कार्बन की जो क्वांटिटी है ये पहले कम है। ठीक है, जैसे जैसे कार्बन एटम में इंक्रीज करेंगे हार्डनेस इंक्रीज करेगी। और सेकंड मेथड की आप जो बात करोगे जिसमें हम फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कार्बन पहले से ही ज्यादा है, कितना, वेट परसेंटेज की हम बात करते हैं तो पहले से ही 0.35% जैसे ज्यादा यहाँ पर रहने वाला है। तो इसमें हम पढ़ेंगे फ्लेम हार्डनिंग और दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे इंडक्शन हार्डनिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कार्बोराइजिंग की। ठीक है, और मैं कह सकता हूं कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कहां से बनेंगे उसकी भी हम बात करेंगे। चलिए, कार्बोराइजिंग, पहला पॉइंट इसमें देखिएगा क्या कहता है, कार्बोराइजिंग इज ए प्रोसेस यूज्ड टू केस हार्डन स्टील विद ए कार्बन कंटेंट बिटवीन 0.1 एंड 0.3 वेट परसेंटेज कार्बन। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा, देखिए यहाँ पर जो डेटा मैं आपको देने वाला हूं, जैसे कार्बन की परसेंटेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा कुछ टेम्परेचर मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं, तो हो सकता है कि डिफरेंट बुक्स में ये डेटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मिल जाए, इसके चांसेस हमेशा होते हैं। नंबर ऑफ बुक्स मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, अगर आप दो बुक उठाओगे और उनका कुछ कुछ डेटा कंपेयर करोगे, परसेंटेज ऑफ कार्बन का है, टेम्परेचर को लेकर है, तो इसमें छोटा मोटा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। उसके लिए क्या समाधान हम निकालते हैं, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, और क्वेश्चन में जो डेटा, जो टेम्परेचर की रेंज सही मानी गई है उस एग्जाम के लिए हम उसको ही लेकर चलते हैं। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा कि दो अलग अलग एग्जाम हैं, ठीक है, और उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी तरह के डेटा को लेकर, हो सकता है डिफरेंट आंसर उन्होंने कंसिडर कर लिया, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, दूसरा जो अभी मैं डेटा दे रहा हूं ये बिल्कुल सही है टू द पॉइंट, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर कुछ चेंज करना होगा वो हम देख लेंगे। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, उसके अकॉर्डिंग जो डेटा होगा फाइनली वो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, तो पहला पॉइंट क्या कहता है, कार्बोराइजिंग इज ए प्रोसेस यूज्ड टू केस हार्डन स्टील विद ए कार्बन कंटेंट बिटवीन 0.1 एंड 0.3 वेट परसेंटेज कार्बन। इसमें क्या कहता है कि कार्बोराइजिंग हम ऐसे कंपोनेंट की करने वाले हैं जिसमें पहले से ही कार्बन कितना रहने वाला है, 0.1 से लेकर 0.3 वेट परसेंटेज कार्बन रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ सकता है, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन बना सकता है कि कार्बोराइजिंग जब हम करते हैं तो इसमें पहले से ही कार्बन की परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, 0.1 से लेकर 0.3 वेट परसेंटेज कार्बन, या आर के राजपूत की बात करोगे तो उसमें क्लियरली लिखा हुआ है
ये 0.18% रहने वाली है। ठीक है, तो इसी रेंज में है लगभग। ठीक है, अगर आप बात करोगे जो डेटा मैंने आपको दिया है, ठीक है, ये आर के राजपूत का है, लेकिन ये इसी के बीच में आ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। प्रदीप, हाय सर, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून प्रदीप। अरे बस हाय हेलो होती है या कुछ समझ भी आ रहा है? क्यों भाई, पढ़ाई वढ़ाई भी करते हो या बस क्लास की टाइमिंग देखकर बस एक बार हाय हेलो मैसेज करा और अपना फिर बिजी हो गए किसी चीज में? तो बच्चे पेपर का टाइम कम ही है। ठीक है, और हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, तो टाइम आपके पास कम है। ठीक है, अच्छे से यूटिलाइज करना है टाइम को, तभी आपकी अच्छी तैयारी हो पाएगी। दूसरा, मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूं, जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे होंगे, ठीक है, टेक्निकल में उनको प्रॉब्लम आने वाली है, हो सकता है कि पेपर में स्कोर ज्यादा अच्छा ना भी जाए। ठीक है, लेकिन उस चीज से डिमोटिवेट नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि आपके बहुत सारे एग्जाम अभी आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन आने वाले हैं तो समझ जाओ कि एग्जाम आने वाले हैं। तो तैयारी करते रहना है, पढ़ते रहना है, पीछे नहीं हटना है। तो क्या मैंने आपको बताया कि जब हम कार्बोनाइजिंग की बात करते हैं तो यहां पर ऐसे कंपोनेंट की कार्बोनाइजिंग हम करने वाले हैं जिसमें पहले से ही कार्बन की परसेंटेज कितनी रहने वाली है, 0.1 से लेकर 0.38% कार्बन रहने वाली है। पर तैयारी नहीं हो पा रही है, क्यों भाई, तैयारी क्यों नहीं हो पा रही है प्रदीप? तैयारी क्यों नहीं हो पा रही है? पहली बार कर रहे हैं तो भाई थोड़ा सा एक रूटीन बनाओ और पढ़ना स्टार्ट करो। ऐसे कैसे काम चलेगा? डेली कोशिश करो, लगभग 4 से 5 घंटे पढ़ो, धीरे धीरे। प्रेशर नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है, बिल्कुल एकदम कूल माइंड से तैयारी करो। ठीक है, स्ट्रेस लेवल बिल्कुल जीरो रखो। देखिए, मैं ये मानकर चलता हूं कि जब आप तैयारी करते हैं, ठीक है, तो अच्छी तैयारी करने के लिए लगभग 10 से 12 महीने लगने वाले हैं। अब कुछ लोग ऐसे ही टारगेट कर लेते हैं कि अब 4 महीने पहले तैयारी करना स्टार्ट करा है और आपका पेपर आने वाला है, ठीक है, मुझे तो इसी में सिलेक्शन लेना है। तो इससे होता है क्या है, इससे आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर बना लोगे। ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस अपने ऊपर बना लोगे, तो उससे फिर पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा, जो आपके टेक्निकल एग्जाम होते हैं वो कोई हलवा नहीं है, कोई मजाक नहीं है। ठीक है, किसी भी टेक्निकल एग्जाम की आप बात करोगे, कोई खेल नहीं है। ठीक है, कि आप 3 से 4 महीने या 5 महीने में तैयारी करके एग्जाम को निकाल लो, कोई बच्चा नहीं निकाल सकता है। सिर्फ वही बच्चे निकाल सकते हैं जो अगर डिप्लोमा किए होंगे तो डिप्लोमा में अच्छे से उसी टाइम से तैयार कर रहे होंगे। ठीक है, बीटेक किए हुए हैं, ठीक है, तो बीटेक के टाइम पर उन्होंने तैयारी करना स्टार्ट कर दिया है। सिर्फ वही बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहली बार नहीं बोलेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज लगभग 10 से 12 महीने टेक्निकल एग्जाम की तैयारी में लगने वाला है। तो शांत मन से एक एक सब्जेक्ट पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। ठीक है, एग्जाम के बारे में ज्यादा नहीं सोचो कि 2 महीने में होने वाला है, 3 महीने में होने वाला है, क्योंकि अगर आप अभी से ही उस बारे में सोचने लगोगे तो होगा क्या, एक अलग से प्रेशर क्रिएट होता है जिससे पढ़ाई से मन हट जाता है। ठीक है, कि अभी तो यार 11 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, हमारे अभी 2 ही कवर हुए हैं, ठीक है, बाकी कैसे करेंगे, फिर आधे टाइम यही सोचते रहोगे। तो बिल्कुल एकदम कूल माइंड से पढ़ो, प्रेशर मत बनाओ, तो बस पढ़ो। मैं ये कहता हूं कि बस पढ़ते रहो। हो सकता है कि पहली बार में चीज आपको समझ ना आए, लेकिन जब दूसरी बार उस चीज को देखोगे, ठीक है, तीसरी बार देखोगे, तीसरी बार रिवाइज करोगे, तो देखना अपने आप से ही समझ आने लगेगी और सारे क्वेश्चन आपके बनने वाले। ठीक है, वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा। मोनू का कहना है कि सर ऐसे ही हो रहा है। हाँ, तो भाई इस चीज को कंट्रोल करो ना, वैसे ही हो रहा है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें फिर।
सेकंड पॉइंट देखिएगा, इन दिस प्रोसेस स्टील इज इंट्रोड्यूस्ड टू ए कार्बन रिच एनवायरमेंट एट एलिवेटेड टेम्परेचर। ये एंड नहीं होगा, ये एट। In this process, steel is introduced to a carbon-rich environment at elevated temperature for a certain amount of time and then quenched so that the carbon is locked in the structure। ठीक है, ध्यान से सुनेगा। सेकंड पॉइंट में क्या कहता है कि हमारे पास जो कंपोनेंट है, ठीक है, क्या मैंने आपको बताया, अभी हम बात कर रहे हैं कि जो आउटर सरफेस है इस पर अगर हम कार्बन की परसेंटेज को, केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर दे तो उसकी हार्डनेस इंक्रीज कर जाएगी। फिर हमने बात की कार्बोनाइजिंग की, तो क्या करने वाले हैं, हमने एक वर्कपीस लिया, ठीक है, जिसमें ओरिजिनली कार्बन की परसेंटेज कितनी थी, 0.1 से लेकर 0.3। फिर हमने क्या किया, इसे एक ऐसे एनवायरमेंट में रखा, ठीक है, इसे हमने एक ऐसे एनवायरमेंट में रखा, ठीक है, और रखने के बाद हीट करने लगे जिसमें कार्बन की परसेंटेज कैसी है, ज्यादा है। ठीक है, एक कार्बन रिच एनवायरमेंट में हमने वर्कपीस को रखा और रखने के बाद इसे गर्म करना स्टार्ट किया, तो होता क्या है, जब वर्कपीस गर्म होगा उसके बाद कार्बन एटम आकर इसकी सरफेस पर चिपक जाए। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, बेसिकली वर्कपीस को कार्बन रिच एनवायरमेंट में रखते हैं, उसे गर्म करना स्टार्ट करते हैं और एक निश्चित टेम्परेचर पर, एक निश्चित, ठीक है, एक सर्टेन टाइम के लिए हम इसे रखकर रखते हैं, जिससे कार्बन एटम जाकर स्ट्रक्चर में लॉक हो जाता है और सरफेस की हार्डनेस इंक्रीज करती है। ठीक है, लॉकिंग में आपको बता ही चुका हूं कि लॉकिंग का मतलब क्या है, जो आपका ओरिजिनली कंपोजिशन रहेगा वर्कपीस का, ठीक है, जो भी एटम मान ली मैंने कहा कि आयरन है, ठीक है, स्टील की हम बात कर रहे हैं, तो इसका साइज बड़ा रहने वाला है, कार्बन का छोटा होता है, तो कार्बन जाकर इस तरह से क्या हो जाएगा, इस स्ट्रक्चर में लॉक हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस स्ट्रक्चर में लॉक हो जाएगा, जहां पर भी उसे वॉइड्स मिलेंगे, जहां पर भी उसे गैप मिलेंगे, कार्बन जाकर उसमें घुस जाएगा और सरफेस की हार्डनेस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो क्या करते हैं, इन दिस प्रोसेस स्टील इज इंट्रोड्यूस्ड टू ए कार्बन रिच एनवायरमेंट। ठीक है, स्टील को एक ऐसी जगह पर हम रखते हैं जहां पर कार्बन की मात्रा ज्यादा है। ठीक है, ये कार्बन की जो क्वांटिटी है, ये कार्बन रिच एनवायरमेंट है, ये कहां से आता है, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन अभी सिर्फ आप इतना याद रखो कि कार्बोनाइजिंग में हम क्या कर रहे हैं, कार्बोनाइजिंग में हम कार्बन को ओरिजिनल स्ट्रक्चर में लॉक करा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि कार्बोनाइजिंग में किसके द्वारा हम हार्डनेस को इंक्रीज करते हैं, तो कार्बोनाइजिंग में कार्बन के द्वारा हम हार्डनेस को इंक्रीज करते हैं। कैसे करते हैं, जो हमारे पास वर्कपीस है, जो हमारे पास कंपोनेंट है, इसे कार्बन रिच एनवायरमेंट में रखकर गर्म करते हैं, जिससे कार्बन स्ट्रक्चर में जाकर लॉक हो जाता है और हार्डनेस क्या करती है, इंक्रीज करती है। इन दिस प्रोसेस स्टील इज इंट्रोड्यूस्ड टू ए कार्बन रिच एनवायरमेंट एट एलिवेटेड टेम्परेचर। ठीक है, एलिवेटेड यानी कि बढ़े हुए टेम्परेचर पर, फॉर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा जितना भी आपको रखना है, एंड देन क्वेंच्ड सो दैट द कार्बन इज लॉक्ड इन स्ट्रक्चर। ठीक है, गर्म करेंगे और गर्म करने के बाद क्या करते हैं, ठंडा कर देते हैं, जिससे कार्बन एटम क्या करेगा, स्ट्रक्चर में लॉक कर जाएगा। चलिए थर्ड पॉइंट देखिएगा, वन ऑफ द सिंपलर प्रोसीजर इज रिपीटेडली टू हीट ए पार्ट विद एन एसिटिलीन टॉर्च। ठीक है, जो सबसे कॉमनली यूज किया जाता है तरीका कार्बोनाइजिंग में, क्या करते हैं, वर्कपीस को जो गर्म करते हैं ये एसिटिलीन टॉर्च से गर्म करते हैं। ठीक है, वन ऑफ द सिंपलर प्रोसीजर इज रिपीटेडली टू हीट ए पार्ट with an acetylene torch set with a fuel rich flame, ठीक है, and quench it in a carbon rich fluid such as oil। ठीक है, सबसे ज्यादा तरीका जो कार्बोनाइजिंग में इस्तेमाल किया जाता है, उसमें क्या करते हैं, एसिटिलीन टॉर्च से गर्म करते हैं और ठंडा करने के लिए एक ऐसा फ्लूइड हम लेते हैं, एक ऐसा ऑयल हम लेते हैं जिसमें क्या होता है, कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, और ये कार्बन क्या होगा, ये कार्बन जाकर स्ट्रक्चर में लॉक हो जाता है। ठीक है, क्या है, वन ऑफ द सिंपलर प्रोसीजर इज रिपीटेडली टू हीट ए पार्ट विद एन एसिटिलीन टॉर्च। एक एसिटिलीन टॉर्च से वर्कपीस को गर्म किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे ठंडा करने के लिए इन ए कार्बन रिच फ्लूइड सच एज ऑयल। ठीक है, एक ऐसे तेल में रखकर ठंडा करते हैं जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है, कार्बन जाकर स्ट्रक्चर में लॉक हो जाएगा और हार्डनेस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट हमें क्या बताता है,
कि यहां पर जितने पार्ट की हम कार्बोनाइजिंग करना चाहते हैं उतने पार्ट की हम कर सकते हैं। मान लिया मेरे पास ये पेन, ठीक है, मैं इतने हिस्से की कार्बोनाइजिंग करना चाहता हूं, मैं इतने की करना चाहता हूं, मैं इतने की करना चाहता हूं, जितने भी पार्ट की मैं कार्बोनाइजिंग करना चाहता हूं, ठीक है, उतने की मैं कर सकता हूं। बाकी को क्या कर दूंगा, बाकी को ढक दूंगा। भाई मुझे सिर्फ इतने हिस्से की कार्बोनाइजिंग करनी है, ठीक है, तो ये बाकी मैंने ढक दिया, ठीक है, टॉर्च से इतना गर्म किया और जाकर इसे जिस कूलेंट में, जिस ऑयल में इसे हम ठंडा करना चाहते हैं, ठीक है, उसमें जाकर रख दिया, तो इतने की कार्बोनाइजिंग हो गई, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें यही बताता है, इट इज पॉसिबल टू कार्बोनाइज ओनली ए पोर्शन ऑफ ए पार्ट आइदर बाय प्रोटेक्टिंग द रेस्ट बाय ए प्रोसेस सच एज कॉपर प्लेटिंग और बाय अप्लाइंग ए कार्बोनाइजिंग मीडियम टू ओनली ए सेक्शन ऑफ द पार्ट, ठीक है। बाकी को हिस्से को आप कवर कर सकते हो या जितने हिस्से पर आप कार्बोनाइजिंग करना चाहते हो उतने पर आप कर सकते हो। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, यहां से आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते, ठीक है, क्योंकि बार बार हम बात करें कि कार्बन रिच एनवायरनमेंट, एक ऐसे एनवायरनमेंट में हमें लेकर जाना है जहां से हमें कार्बन मिल सके, ठीक है, कार्बन रिच एनवायरनमेंट, कार्बन रिच एनवायरनमेंट। तो बच्चे नेक्स्ट पॉइंट में यही बात की गई है कि ये कार्बन कहां से आने वाला है, ठीक है, जो कार्बन रिच एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं ये कौन कौन से रहने वाले, ठीक है। तो बच्चे कार्बन रिच एनवायरनमेंट, ये कार्बन हम जहां से ले रहे हैं ये बेसिकली तीन तरीके से हम ले सकते हैं, ठीक है। एक हमारा इसमें हो सकता है सॉलिड मीडियम, एक हमारा हो सकता है इसमें लिक्विड मीडियम और एक हमारा इसमें हो सकता है गैसियस मीडियम। फिर से सुनिएगा कि कार्बोनाइजिंग में हमने क्या किया, कार्बोनाइजिंग में हमने हमारे पास जो कंपोनेंट था उसके स्ट्रक्चर में कार्बन को लॉक करा दिया, ठीक है, इसकी हीटिंग हम कर रहे थे, ठीक है, हीटिंग करने के बाद कूलिंग हम कर रहे थे और ये हीटिंग और कूलिंग हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में करने वाले हैं जो कि कार्बन रिच है, ठीक है, यानी कि बेसिकली हमें यहाँ पर कार्बन कहीं से ना कहीं से लेकर आने वाला है, ठीक है। कार्बन हम यहाँ पर तीन तरीके से ला सकते हैं, कौन कौन सा, एक हमारा यहाँ पर सॉलिड मीडियम मैंने बताया, एक हमारा लिक्विड मीडियम हो सकता है और एक हमारा गैसियस मीडियम हमारा यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चे जो हमारा सॉलिड मीडियम होता है, ठीक है, जब कार्बन हम किसी सॉलिड मीडियम से लेते हैं तो इसको कहा जाता है पैक कार्बोनाइजिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि पैक कार्बोनाइजिंग को क्या कहते हैं, ठीक है, सॉलिड, और इसके लिए जो टेम्परेचर रहने वाला है ये आपका 810 से लेकर 1100 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जो हीटिंग की हम बात करते हैं, ठीक है। और यहां पर जो कार्बन आता है, कार्बन कहां से आ सकता है, ये कार्बन आपका आ सकता है कार्बोनाइजिंग मिक्सचर में कंसिस्ट ऑफ वुड चारकोल, ठीक है, वुड चारकोल प्लस बेरियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, इसके एक मिक्सचर से ये कार्बन हम यहां पर लाने वाले। चलिए देखिएगा एक बार ध्यान से, द कार्बन कैन कम फ्रॉम ए सॉलिड कॉमा लिक्विड और गैसियस सोर्स, ठीक है, जिस कार्बन रिच एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं या जहां से कार्बन आने वाला है यह तीन तरीके से आ सकता है। कौन कौन से तरीके, एक इसमें सॉलिड हो सकता है, एक इसमें लिक्विड हो सकता है और एक इसमें गैसियस सोर्स हो सकता है जहां से कार्बन आएगा और स्ट्रक्चर में आकर लॉक करेगा, ठीक है। इफ इट कम्स फ्रॉम ए सॉलिड सोर्स द प्रोसेस इज कॉल्ड पैक कार्बोनाइजिंग, ठीक है। यह अगर एक सॉलिड सोर्स से आता है, जो कार्बन आ रहा है, कार्बन एक अगर सॉलिड सोर्स से आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं पैक कार्बोनाइजिंग, ठीक है। पैकिंग लो कार्बन स्टील पार्ट्स विद ए carbonaceous material and heating for some time diffuses carbon into the outer layer. A heating period of few hours might form a high carbon layer about 1 millimeter thick, ठीक है। तो क्या है, अगर कार्बन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा सीधा याद रखिएगा, अगर कार्बन किसी सॉलिड सोर्स से आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको पैक कार्बोनाइजिंग बोला जाता है। पैक कार्बोनाइजिंग करने में वर्कपीस को कितने टेम्परेचर पर हम हीट करते हैं, तो इसे 810 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं, ठीक है। और यह जो सॉलिड सोर्स रहने वाला है ये हमारा क्या हो सकता है, तो ये एक मिक्सचर हम तैयार करते हैं किस किस का, वुड चारकोल का, बेरियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का और सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाने वाले हैं, बल्कि 3 क्वेश्चन यहां से पूछे जाने वाले हैं।
पैक कार्बोनाइजिंग हमने किसको कहा, जब सॉलिड सोर्स हमारे पास है तो इसको हम पैक कार्बोनाइजिंग कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसके टेम्परेचर को लेकर बन सकता है कि आपका पैक कार्बोनाइजिंग में टेम्परेचर कितना रहने वाला है, तो 810 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1100 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर टेम्परेचर रहने वाला है। तीसरा यहाँ पर क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है कि सॉलिड सोर्स क्या रहने वाला है, तो सॉलिड सोर्स की अगर हम बात करेंगे ये आपका वुड चारकोल, बेरियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट, इसका एक मिक्सचर हो सकता है। तो जल्दी से इस पॉइंट को देखिएगा, फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बोलो भाई, इतनी बात आपको समझ में आती है या इसमें कोई कंफ्यूजन? क्यों भाई रवि? ये पॉइंट समझ में आता है? पिछली स्लाइड ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से। क्लियर है? बोलो भाई, समझ में आया? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो कार्बोनाइजिंग में हमने जो सरफेस की हार्डनेस इंक्रीज की है वो किसके द्वारा की, कार्बन के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कार्बोनाइजिंग आपकी तीन तरह से हो सकती है, एक आपका किसी सॉलिड सोर्स से, एक आपका किसी लिक्विड सोर्स से और एक आपका किसी गैसेस सोर्स। ठीक है, क्या करते हैं, एक कार्बन रिच एनवायरनमेंट में वर्कपीस को गर्म किया जाता है, फिर उसे ठंडा कर देते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया कि अगर कार्बन किसी सॉलिड सोर्स से आने वाला है तो इसको हम बोल रहे हैं पैक कार्बोनाइजिंग। टेम्परेचर कितना हो सकता है, 810 से लेकर 1100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये सॉलिड सोर्स आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, ये एक मिक्सचर होगा किसका, वुड चारकोल, बेरियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे गैस कार्बोनाइजिंग की। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्बन मिलेगा, जो कंपोनेंट को कार्बन मिलेगा, कहां से मिलेगा, किसी गैस से मिलेगा। ठीक है, तो गैस कार्बोनाइजिंग में सबसे पहला टेम्परेचर कितना रहने वाला है, ये आपका 810 से लेकर 980 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। ठीक है, दूसरा जो गैस मिलेगी ये आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। ठीक है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से आने वाली है, ये आपकी मीथेन, प्रोपेन, इथेन, ब्यूटेन नेचुरल गैस। ठीक है, इन गैसों से कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी। ठीक है, इस कार्बन मोनोऑक्साइड से कार्बन मिलेगा और जो कि कंपोनेंट के स्ट्रक्चर में जाकर लॉक करेगा, जिससे हार्डनेस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, सीओ यहां पर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनो क्वेश्चन सीधा रहेगा आपका, गैस कार्बोनाइजिंग में टेम्परेचर कितना होता है, कौन सी गैस होती है। ठीक है, और ये गैस आती कहां से। ठीक है, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इथेन नेचुरल गैस। ठीक है, तो सीओ यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, CO is derived from hydrocarbon gases such as methane, propane, ethane, ब्यूटेन नेचुरल गैस। ठीक है, और तीसरा आपका क्या होता है, लिक्विड कार्बोनाइजिंग, जिसमें टेम्परेचर अराउंड 950 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसमें कंपोनेंट को गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद ठंडा होने के लिए
मोल्टन साल्ट बाथ में रख देते हैं, जिससे क्या करेगा, कार्बन एटम निकलेगा और जाकर सरफेस पर चिपक जाएगा। तो सेकंड क्या है, लिक्विड कार्बोनाइजिंग इन्वॉल्व्स प्लेसिंग पार्ट इन ए बाथ ऑफ मोल्टन कार्बन कंटेनिंग मटेरियल, ठीक है, ओपन ए मेटल साइनाइड, ठीक है। और तीसरा अगर हम बात करेंगे, गैस कार्बोनाइजिंग इन्वॉल्व्स प्लेसिंग द पार्ट्स इन ए फर्नेस मेंटेन्ड विद ए मीथेन रिच इंटीरियर, ठीक है। एक ऐसी फर्नेस में ले जाकर रख देंगे इसमें मीथेन गैस होगी, ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी और ये जाकर सरफेस पर कार्बन दे देगी। तो तीन तरीके हमारे पास कौन कौन से, एक आपका सॉलिड, एक आपका लिक्विड और एक आपका गैसियस। कौन सी गैस किससे मिलने वाली है, ठीक है। सॉलिड में पैक कार्बोनाइजिंग हमने कहा, ये सॉलिड सोर्स क्या रहने वाला है, ठीक है। लिक्विड में गर्म किया और ले जाकर कहां रख दिया, मोल्टन सॉल्ट बाथ में रख। तो कार्बोनाइजिंग में हमने कार्बन ले गए, ठीक है। इसी तरह से बच्चे अगर हम बात करेंगे, हमारा होता है नाइट्राइडिंग, ठीक है। तो नाइट्राइडिंग में जो पहला वर्ड होगा, इससे आप समझ जाओगे कि यहां पर हमें नाइट्रोजन मिलने वाला है, ठीक है। नाइट्रोजन या हम क्या बोलेंगे, नाइट्राइडिंग फॉर्मिंग एलिमेंट, ठीक है। तो ऐसे एनवायरमेंट में लेकर हम हीट करेंगे जहां पर नाइट्रोजन होगा, ठीक है। जिससे क्या बनता है, जिससे नाइट्रोजन फॉर्मिंग एलिमेंट या नाइट्राइड्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और इसमें आपको एक चीज और याद रखनी है कि नाइट्राइडिंग फॉर्मिंग एलिमेंट यहां पर पहले से ही प्रेजेंट होने चाहिए। चले देखिएगा, नाइट्राइडिंग, ठीक है। तो नाइट्राइडिंग हीट्स द स्टील पार्ट टू ए 482 डिग्री सेल्सियस टू 621 डिग्री सेल्सियस इन एन एटमोस्फेयर ऑफ अमोनिया गैस एंड डिसोसिएटेड अमोनिया, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली हम क्या करते हैं, नाइट्राइड्स की फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो कंपोनेंट है इसे हम गर्म करते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर पर, और ये सर्टेन टेम्परेचर यहां पर कितना रहने वाला है, ये आपका 482 से लेकर 631 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि यहाँ पर टेम्परेचर कितना रहने वाला है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर गैस कौन सी रहने वाली है, ठीक है, किसका एटमॉस्फेयर रहने वाला है, तो अमोनिया गैस का एटमॉस्फेयर रहने वाला है, ठीक है। और नाइट्राइडिंग हीट्स द स्टील पार्ट टू 482 621 डिग्री सेल्सियस इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ अमोनिया गैस एंड डिसोसिएटेड अमोनिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखिएगा, द टाइम द पार्ट्स स्पेंड इन दिस एनवायरमेंट डिक्टेट्स द डेप्थ ऑफ द केस, ठीक है। जितने टाइम के लिए हम यहाँ पर वर्क पीस को इस एनवायरमेंट में, अमोनिया के एनवायरमेंट में रखकर हीट करने वाले हैं, वही हमें क्या बताएगा कि कितनी थिकनेस तक हम केस को हार्ड कर सकते हैं, ठीक है। जितने टाइम के लिए आप रखोगे उतने टाइम से क्या होगा, ठीक है, इसकी जो थिकनेस है इंक्रीज करती जाएगी। मान लिया आपने कम समय के लिए रखा, तो मैंने कहा कि जो थिकनेस इंक्रीज कर रही है, जो थिकनेस हार्ड हो रही है, ये कितनी है, 1 mm। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जनरली 1 mm से कम ही होगी। मैंने कहा कि 0.1 mm, जिसे टाइम इंक्रीज करेगा, मैंने कहा 0.2 mm, जिसे टाइम इंक्रीज करेगा 0.3 mm। तो जितने टाइम के लिए रखकर आप इसे गर्म करने वाले हो, उससे ही क्या होगा, थिकनेस इंक्रीज करने वाली है, ठीक है, जहां तक आप सरफेस को हार्ड कर सकते हैं। द टाइम द पार्ट्स स्पेंट इन दिस एनवायरमेंट डिक्टेट्स द डेप्थ ऑफ द केस, द हार्डनेस इज अचीव्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड, ठीक है। बेसिकली यहां पर किसकी फॉर्मेशन होती है, यहां पर नाइट्राइड्स की फॉर्मेशन होती है। नाइट्राइड्स फॉर्मिंग एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट फॉर दिस मेथड टू वर्क। These elements include chromium, molybdenum and aluminium। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है कि अगर किसी कंपोनेंट की हम नाइट्राइडिंग करना चाहते हैं, तो ऐसे कंपोनेंट में बेसिकली पहले से क्या प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कंपोनेंट में क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड एल्यूमिनियम, ये सारी चीजें पहले से प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको याद रखना है
कि नाइट्राइडिंग फॉर्मिंग एलिमेंट जो होते हैं जिससे नाइट्राइड फॉर्मेशन में हेल्प मिलती, ठीक है, ये सारी चीजें पहले से ही इसमें प्रेजेंट होनी चाहिए, यानी कि ऐसे कंपोनेंट में पहले से ही क्रोमियम होना चाहिए, मोलिब्डेनम इसमें होना चाहिए, एल्यूमिनियम इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो ये अगर है तो इससे नाइट्राइडिंग में हेल्प मिलती है। चलिए लास्ट पॉइंट देखिएगा, द एडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस इज इट कॉजेज लिटिल डिस्टोर्शन, ठीक है। यहाँ पर डिस्टोर्शन जो होता है यानी कि उसकी शेप में जो चेंज हो जाता है, हिंदी में से बोलते हैं विरूपण, टेढ़ा मेढ़ा जो होता है वर्कपीस, ठीक है, क्योंकि सडन कूलिंग की हम बात करते हैं, क्विंचिंग की हम बात करते हैं, इससे डिस्टोर्शन हो सकता है, ठीक है। तो नाइट्राइडिंग करते समय डिस्टोर्शन कम हो। तो कार्बोनाइजिंग में हमने बेसिकली बात की है कार्बन की, और नाइट्राइडिंग में बेसिकली हमने बात की है नाइट्रोजन की, ठीक है। यानी कि यहां पर जो गैस रहने वाली है ये आपकी अमोनिया गैस रहने वाली, ठीक है। गैस को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और आगे भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो यहां पर बेसिकली कौन सी गैस रहने वाली है, यहां पर अमोनिया गैस रहने वाली है, और अगर हम कार्बोनाइजिंग की बात करेंगे यहां पर कौन सी गैस रहने वाली है, तो यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड रहने वाली है, क्योंकि हमें कार्बन की जरूरत है, ठीक है, और वहां पर हमें किसकी जरूरत है, वहां पर हमें नाइट्रोजन की जरूरत है ताकि नाइट्राइड की फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। ऐसे कंपोनेंट में पहले से ही क्या होना चाहिए, ऐसे कंपोनेंट में पहले से ही क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड एल्यूमिनियम प्रेजेंट होने चाहिए। बोलो भाई, ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं, ठीक है। आज नाइट्राइडिंग तक ही रखेंगे और कल कोशिश करेंगे कि ये आपका कंप्लीट हो जाए। चलिए तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं आज हम लोगों ने क्या कवर किया है और करते हैं आज की कहानी को यहीं पर समाप्त, ठीक है। तो बच्चे आज बेसिकली हमने बात की है केस हार्डनिंग और सरफेस हीट ट्रीटमेंट की, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम कोशिश करते हैं जो आउटर सरफेस है इसे हार्ड कर लें ताकि वियर यानी कि घिसाव से हमें छुटकारा मिल सके, ठीक है, वियर रेजिस्टेंस हो सके, वियर रेजिस्टेंस इंक्रीज कर सके, और जो अंदर वाला हिस्सा है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है, कोर बोल रहे हैं, इसकी टफनेस ज्यादा रहेगी, ठीक है, जिससे इंपैक्ट लोड से हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो केस हार्डनिंग या सरफेस हीट ट्रीटमेंट बेसिकली दो तरह से हम कर सकते हैं, एक जो केमिकल कंपोजिशन है उसके साथ छेड़छाड़ करके, और दूसरा आपका सिंपल मार्टनसाइट की फॉर्मेशन करके, यानी कि फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग की हम बात करने वाले, ठीक है। ये आप सभी लोग ही जानते हैं कि मार्टनसाइट कैसा होता है, हार्डेस्ट स्ट्रक्चर। तो ऐसा कुछ हम करेंगे कि मार्टनसाइट की फॉर्मेशन हो जाए तो हार्डनेस क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। केमिकल कंपोजिशन में पहला हमने देखा कार्बोनाइजिंग, ठीक है। कार्बोनाइजिंग में हमें जरूरत पड़ने वाली है कार्बन की, ठीक है। ये कार्बन जो आने वाला है ये बेसिकली आपका 3 सोर्स से आ सकता है, ठीक है। एक आपका हो सकता है सॉलिड, एक आपका हो सकता है लिक्विड, एक आपका इसमें हो सकता है गैसियस, ठीक है। अगर ये सॉलिड से आता है तो इसे पैक कार्बोनाइजिंग हम बोल रहे हैं। ये सॉलिड सोर्स आपका क्या हो सकता है, ये आपको याद रखना है, वुड चारकोल, बेरियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अगर ये आपका गैसियस की हम बात करें, गैस कार्बोनाइजिंग की हम बात करें तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कहां से आएगी, मीथेन, प्रोपेन, ठीक है, इन गैसों से। और तीसरा आपका क्या है, लिक्विड कार्बोनाइजिंग, जिसमें हम मोल्टन साल्ट बात करते हैं, ठीक है। लास्ट में हमने देखा नाइट्राइडिंग, ठीक है। इसमें हम अमोनिया गैस के एनवायरमेंट में हीट करते हैं, ठीक है, जिससे नाइट्राइड की फॉर्मेशन होती है। नाइट्राइडिंग फॉर्मिंग एलिमेंट, ठीक है, जो हेल्प करते हैं, या फिर क्रोमियम, मोलिब्डेनम, एल्यूमिनियम, ये पहले से ही प्रेजेंट होने चाहिए। और इसकी एडवांटेज क्या होती है, इसमें डिस्टोर्शन कम से कम होता है। चलिए तो यहां तक एक बार मुझे बताइएगा सारे पॉइंट्स क्लियर हैं या कहीं कोई कंफ्यूजन है। बाकी करते हैं आज की कहानी को समाप्त, और कल कोशिश करेंगे कि ये आपका कंप्लीट हो जाए, क्योंकि अब इसमें ज्यादा चीजें नहीं बची हुई हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने हैं, ठीक है, और कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट बचे। कुछ क्या सीधा सीधा आपके पास है, अब तो क्या क्या बचा हुआ है। नाइट्राइडिंग आपका हो गया, साइनाइडिंग और कार्बोनाइट्राइडिंग की हम बात करेंगे, और साथ ही साथ आपका फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, ठीक है, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस ये बचा हुआ है। चलिए ऑल क्लियर, वेरी गुड, ठीक। तो बच्चे आज के लेक्चर रखते हैं, तो नहीं मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक मेहनत करो, मन लगाकर पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, मन लगाओ। और मन लगता है जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, तब जाकर मन लगता है।